हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो अध्याय 5 का जो चैप्टर अधूरा रह गया था उसको मैं अभी पूरा कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का सपना देख रही थी। तो क्या है, उस समय हवाई जहाज और कारें चलाने का सपना देख रही थी। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, तो इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन कैसे बदल दिया ना। तो रुकैया का जीवन बदल दिया। और रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा में उन्हें सपने देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। जब 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्यरत है। ठीक है, तो आज भी कार्य कर रहा है। कब खोला? तो 1910 में। आगे देखते हैं। देखिए, राजसुंदरी देवी, रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। और इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। ठीक है, तो लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करना आज भी भारतीय लड़कियों के लिए एक चुनौती है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। और इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। ठीक है, जो 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और लड़कियों, जो सब लड़का हैं और जो पुरुष हैं, यानी जो 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हैं, तो उसका 40% शिक्षित था। अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। ऐसे लोग जो कम से कम अपना नाम लिख सकते थे, वह 40% लोग शिक्षित थे। और इसकी तुलना लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। तो लड़कियों की बात करें तो 15% भाग ही शिक्षित था। देखिए, सतत विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, सतत विकास लक्ष्य 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना पुरुषों का प्रतिशत अधिक है और इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी भी स्त्री पुरुष में अंतर है और इसके बीच का जो अंतर है समाप्त नहीं हुआ है। इसमें एक तालिका दिया गया है, इसको देखना है, जो वार्षिक ड्रॉप आउट यानी 2014 से 2015 की बात है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 यानी लड़के 4.36 और सब लड़कियां 3.88। टोटल कितना हो गया? 4.13। और लड़के, देखिए, अनुसूचित जाति लड़कियां लड़के का कितना है? 4.71 और लड़कियां का कितना है? 4.20। और इधर टोटल कितना हो गया? 4.46। फिर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 7.02 और लड़के की बात करें तो 7.02 और लड़कियों की बात करें तो 6.84। टोटल कितना हुआ? 6.93। उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो लड़के 3.49 और सब लड़कियां की बात करें तो 4.60। और टोटल की बात करें लड़का लड़की को मिला के तो 4.03। अनुसूचित जाति की बात करें तो 5.00, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 6.03 और टोटल की बात करें तो 5.51। लड़के की बात करें तो 8.48 और अनुसूचित जनजाति लड़कियां की बात करें तो 8.71 और टोटल बात करें तो 8.59। माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 की बात करें तो 17.21 लड़के और सब लड़कियां तो 16.88। टोटल कितना हो गया? 17.06। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.64, लड़कियां की बात करें तो 19.05 और टोटल की बात करें तो 19.36। अनुसूचित
जनजातीय लड़के की बात करें तो 24.94, और लड़कियां की बात करें तो 24.40, और योग की बात करें तो टोटल की बात करें तो 24.68। इस प्रकार से एक वार्षिक ड्रॉप आउट की संख्या है, जिसको प्रतिशत में दर्शाया गया है। तो संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, और इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। और वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है उससे यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह जाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षा। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। और कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सपाटी भेदभाव करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे उसके सपाटी के भेदभाव के कारण भी छोड़ देते हैं। देखिए, 2014 में शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में है। ठीक है, देखिए, लड़के और लड़कियां, सभी लड़के 4.36, अनुसूचित जनजाति के लड़के 7.02%। बात करते हैं महिला आंदोलन। अब महिला और लड़कियों को पढ़ने का, स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है, जैसे कानूनी सुधार हो गया, हिंसा हो गया, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। तो कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, और लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए, तो आपस में एकजुट होकर के मिलकर संघर्ष किए। और देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। तो देश के कई सारे भागों में महिला और औरतें इस संगठन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो कहीं पर पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन भी करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। तो जो औरतों की निष्ठा, मेहनत और विशेषताएं हैं, तो उनका एक जीवंत मतलब एक काफ़ी काबिल आंदोलन बनाती है, काफ़ी मतलब मजबूत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। और इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते थे। तो इसका कुछ झलकियाँ हैं जो हम लोग देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार है। अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। तो सन 2006 में बनाया गया एक कानून जो घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का जो भोग रही है औरत, तो उसको कानूनी सुरक्षा दी जा सके। और इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना मतलब 1997 में जो महिलाएं काम करती है, तो उसके शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ जो होने वाली यौन प्रताड़ना है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कौन किए हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई, अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े के लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। देखिए, सत्या रानी। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था, और महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने आंदोलन के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और क्या हुआ, अखबारों में छाने लगा और दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। ठीक है,
जब घर में लोग सुनते नहीं तो सड़क पर तो नाचना पड़ता ही है, बस यही चीज़ हो गया। तो लोग सड़कों पर आकर के, औरतें सड़कों पर आकर के विशाल आंदोलन किए, तब कानून को भी सुनना पड़ा, लोगों को भी मानना पड़ा। इस प्रकार से हमारे देश का जो गलत नीति थी, गलत रूढ़ियाँ थी, उन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा लगभग मिल रही है। और जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अभियान, जो औरतों के अधिकारों के संबंधों में, जो औरतों के जो अधिकार है तो उसके संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। जैसे गीत के माध्यम से, जैसे नुक्कड़ नाटक और जनसभा के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते। तो गीत, नुक्कड़ नाटक है, इन सारी चीज़ों से लोगों के बीच वो अपना संदेश को पहुँचाता है। जैसे विरोध करना, जैसे क्या है, विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कि कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जब महिलाओं का कोई हित के लिए उल्लंघन होता है, तो जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैली या प्रदर्शन बहुत असरकारक तरीके हैं। तो रैली या प्रदर्शन करते हैं जो काफ़ी असरकारक तरीके हैं। किस प्रकार से महिलाएं रैलियाँ कर रही है, देखिए किस प्रकार से रैलियाँ कर रही हैं। देखेंगे इधर बंधुत्व व्यक्त करना, फिर बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों ने अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। तो 8 मार्च के दिन दुनिया भर की जो औरत हैं अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। देखिए फ्रेंड, हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं। तो 14 अगस्त को और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के बीच तो बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियाँ उठा रही है। देखिए किस प्रकार से मोमबत्तियाँ जला के उठा रही है ना, ये 14 अगस्त के दिन। फ्रेंड, ये सब चीज़ों से ना काफ़ी सारा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 14 अगस्त को वाघा के में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा जगह है, तो वाघा है। ये कब आता है, तो 14 अगस्त के दिन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर किस प्रकार से महिलाएं आंदोलन कर रही है, किस प्रकार से आवाज़ें उठा रही है हाथ उठा के। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ये चैप्टर इस तरह से समाप्त हुई है। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ।